हमारी आज की कहानी है धुंध। अरे अब बस भी करो रघु की माँ, क्या बहू को पूरी दुकान ही भेज देने का इरादा है? मेरा बस चले तो भेज ही दूं, पर अब अपने हाथों में इतना दम तो है नहीं। अरे कमिश्नर की बेटी है, कितना तो दिया है शादी में बेटी को। थोड़ा सा शगुन भेजकर हमें अपनी जगह साई करानी है क्या? मीनाक्षी जरा गुजिया में खोआ ज्यादा भरना, वरना रघु के ससुराल वाले कहेंगे कि हमें तो गुजिया बनानी ही नहीं आती। मीनाक्षी का मन कसाड़ा हो उठा। इतनी आवभगत से कभी उसके मायके तो गया नहीं कुछ। मानते हैं उसकी शादी 10 वर्ष पूर्व हुई थी, उस समय के हिसाब से उसके बाबूजी ने खर्च भी किया था। पर उसकी पहली होली जब मायके में पड़ी थी तब तो अम्मा जी ने इतने मनुहार से कुछ नहीं भेजा था, पर यहाँ तो समधन से लेकर छोटी बहन तक के कपड़े भेजे जा रहे हैं। ऊपर से बात बात में नसीहत दी जा रही है, ये ठीक से रखो, ये सस्ता लग रहा है, इसमें मेवा कम है, आदि आदि। मखमल की चादर में टाट का पैबंद लगा दो तो दूर से झलकता है, पर रेशमी चादर में मखमल का पैबंद लग जाए तो उसे अच्छा समझा जाता है। मीनाक्षी की ससुराल भी ऐसी ही थी, मध्यम वर्ग के प्राणी थे। मीनाक्षी आई तो घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न थी। पति बाट व माप निरीक्षक थे, दोनों छोटे देवर पढ़ रहे थे, ननद विवाह के योग्य थी। कितना कुछ तो सहा और किया उसने, यदि उंगलियों पर गिनना चाहे तो गिनती भूल जाए। उसने गिनने का प्रयास भी नहीं किया कभी। पर आज ही नहीं, शायद देवर जी की शादी के बाद मधु के आगमन के साथ ही अम्मा जी का सारा स्नेह मधु पर ही बरसते देखकर उसका मन खिन्न हो उठा था। 12 टोकरों के साथ बड़ी सी अटैची लेकर जब मीनाक्षी के पति गिरीश चलने लगे तो उसने धीमे स्वर में पति से कहा, मधु से मिल लीजिएगा, उसके बगैर होली होली फीकी लगेगी। गिरीश ने कुछ कहा नहीं, पर मीनाक्षी के नेत्रों से झांकती उदासी उसके मन उससे छिपी न थी। होली के दिन सुबह हुल्लड़बाजी शुरू हो गई। मोहल्ले के लड़के लड़कियां आते गए और पुरानी भाभी से अपना रिश्ता निभाते हुए हंसी मजाक के बीच रंग भी खेलते गए। मीनाक्षी मृदु स्वभाव की सीधी सादी महिला थी। मोहल्ले के सारे लड़के उसके देवर थे, लड़कियां नंदे और वृद्ध लोग चाचा चाची आदि। शाम को मधु के मायके से उसके भाई मिठाई लेकर आए। जितना कुछ मीनाक्षी की सास ने भेजा था उससे कहीं ज्यादा ही वे लोग लाए थे। मीनाक्षी दौड़ दौड़ कर सबकी खातिरदारी कर रही थी। बड़ी दीदी के नाते सबने उसके पांव छुए तो मीनाक्षी को आंतरिक खुशी मिली। अम्मा जी ने भी बड़े प्यार एवं अपनत्व से सबकी खातिर कर रही थी। देखते देखते मात्र दिखावे के नाम पर काफी रुपए खर्च हो गए। मीनाक्षी जानती थी कि इतने पैसे खर्च होने से घर का मासिक बजट गड़बड़ा जाएगा, पर वह खामोश ही रही। मीनाक्षी का देवर रघु प्रशासनिक अभियंता था। कमिश्नर की बेटी का रिश्ता स्वीकार करने के पीछे मधु की सुंदरता एवं उच्च शिक्षित होना भी था उसके महत्वपूर्ण गुण थे। ढेर सारे दहेज के साथ मधु उस मध्यम वर्ग के घर में जब दुल्हन बनकर आई तो पहली बार मीनाक्षी को अपनी वास्तविक स्थिति का भान हुआ। सिर्फ 2 दिन ही तो मधु रह पाई थी, फिर होली का पर्व आ गया। उसके भाई आकर उसे ले गए। होली के दूसरे ही दिन मधु को लेने रघु मीनाक्षी के 8 वर्षीय पुत्र के साथ जाने लगा तो अम्मा जी ने फिर मधु के लिए साड़ी व मिठाई देनी चाहिए। तो गिरीश ने कह दिया, अम्मा इतना सारा लेन देन करना अच्छा नहीं है, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमारी तो आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। मानते हैं कि रघु की नौकरी अच्छी है, पर यदि उसे भी अपने पैसे से ये सब करना पड़े तो शायद वह भी ना करे। तो क्या कुछ ना भेजकर अपनी नाक नीची करवाएं? सुना तुमने? वह पति से बोली, क्या हमें अपनी बहू को कुछ उपहार नहीं भेजने चाहिए? आखिर इतना कुछ दिया है उन्होंने। पर रघु की माँ, दिया उन्होंने अपनी बेटी को है, और जो नकद दिया है उस पर हमारा कोई हक नहीं बनता। वह हमने मधु और रघु के संयुक्त खाते में जमा करवा दिया है। इतना कुछ करना तो मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। पति का समर्थन ना मिलते देखकर अम्मा जी चुप हो गई। हालांकि उनके चेहरे से प्रतीत हो रहा था कि वह इससे संतुष्ट नहीं है। दोपहर का सारा काम निपटाकर मीनाक्षी अपने कमरे में चली आई। मधु भी सुबह आ गई थी। मीनाक्षी सोचने लगी, यदि मधु के पति की नौकरी कहीं अन्यत्र होती तो कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, पर चूंकि दोनों बहुओं को सास ससुर के साथ एक ही घर में रहना था तो चिंता का विषय यही था। इन 10 दिनों के दौरान मीनाक्षी ने महसूस किया था कि अम्मा जी का सारा लाड अब मधु पर ही उतरेगा, जो कि उचित ना था। ऐसा नहीं था कि उसे मधु से स्नेह ना था, पर यदि अम्मा जी अपना सारा स्नेह का भंडार मधु पर ही न्यौछावर करेगी तो संभव है कल को वह मीनाक्षी की भी अवहेलना शुरू कर दे। संयुक्त परिवार में हर एक को त्याग करके चलना पड़ता है। स्वार्थ की परिधि में रहने वाला प्राणी ऐसे परिवार में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। दीदी सहसा मधु के स्वर पर चौंक कर उसने देखा।
अरे मधु, आओ बैठो ना। मीनाक्षी उठकर खड़ी हुई। यह आपके लिए है। मधु ने एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। क्या है ये? साड़ी है, देखिए अगर रंग आपको पसंद है ना। जाने कहाँ का आक्रोश एकदम से मीनाक्षी के मन में भर आया। वह खुद भी न समझ सकी। मधु के घर वालों के सामने होली के दिन उसने सूती साड़ी पहनी थी। क्या इसलिए मधु उसके लिए साउथ सिल्क की महंगी साड़ी लेकर चली आई? मधु, मैं ये साड़ी नहीं ले सकती। बड़ी मुश्किल से अपने भावों को बाहर आने से मीनाक्षी ने रोका। क्यों दीदी? पर मैं तो आपके लिए ही लेकर आई हूँ। क्योंकि मैं इसके बदले में तुम्हें कोई अच्छी साड़ी नहीं दे सकती। मेरे पति इतना नहीं कमाते हैं कि हम अंधाधुंध खर्च कर सकें। अच्छा होगा तुम भी ये समझ लो, क्योंकि हमें साथ ही रहना है। मधु सिर झुकाए चुपचाप सुनती रही। मीनाक्षी का क्रोध जब शांत हुआ तो उसने देखा कि साड़ी का पैकेट यूं ही पड़ा है और मधु वहां से जा चुकी है। मधु के जाने के बाद मीनाक्षी को महसूस भी हुआ कि उससे कुछ गलत हो गया। उसे इतना कठोर नहीं होना चाहिए था। आखिर वह कितने प्यार से उसके लिए उपहार लाई थी। उस समय रख लेती, नसीहत तो बाद में भी दे सकती थी, पर इतने दिनों का आक्रोश फटा भी तो नई नवेली मधु के ऊपर ही। सुबह मीनाक्षी की आंख खुली तो धूप थोड़ी चढ़ आई थी। सोचने लगी इतनी देर कैसे हो गई। कमरे से निकलकर उसने देखा हर कोई अपने काम में लगा है। मधु ने उसे देखते ही कहा, आप सो रही थी दीदी, इस कारण मैंने चाय नहीं दी। आप ब्रश करें, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। मीनाक्षी के लिए सब कुछ अप्रत्याशित था। वह सुबह घर का प्रत्येक सदस्य उसके हाथ की चाय पीने का अभ्यस्त था। आज मधु के हाथ की चाय पीकर भी किसी के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं झलक रहा था। बाबूजी वैसे ही लॉन में अखबार पढ़ रहे थे। अम्मा जी नहाकर भीगे बालों से धूप में कुर्सी डाले माला फेर रही थी। रघु दाढ़ी बना रहा था और गिरीश दोनों बच्चों के साथ लॉन में खेल रहा था। दोपहर के भोजन के लिए मीनाक्षी रसोई में पहुंची तो देखा मधु डलिया में सब्जी निकाल रही थी। सब्जी क्या बनेगी दीदी? देखो मधु, तुम अभी नई नवेली हो। नई बहू का यूं काम करना अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन आराम करो फिर काम करना। ये कैसे हो सकता है कि आप काम करें और मैं आराम करूं? आप बताती जाएं, मैं सब करती जाऊंगी। बात सीधी थी, पर जाने क्यों मीनाक्षी को लग रहा था कि उसका स्थान मधु हथियाती जा रही है। पर अब घर की पूरी जिम्मेदारी ओढ़ कर पहले जहां वह कभी कभी झुंझला जाती थी, आज उसी को हस्तांतरित होता देखकर वह बेचैन हो उठी। वह गर्मी की उमस भरी दोपहर थी। अम्मा जी व बाबूजी किसी शादी में दूसरे शहर गए थे। घर पर मधु और मीनाक्षी ही थी। मीनाक्षी ज्यादा ना बोलती, पर मधु सदा उसके साथ साथ लगी ही रहती। मीनाक्षी को हमेशा लगता कि मधु अपनी अमीरी का रोब मारेगी, अपनी आर्थिक संपन्नता का एहसास कराएगी, पर मधु के व्यवहार में ऐसा कुछ भी ना था। उसी दिन दोपहर को मीनाक्षी के आंगन में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने झाँक कर देखा तो मधु की माँ भाई आए हुए थे, साथ में छोटी बहन भी थी। वह झट से नीचे उतर आई। आइए माँ जी, बड़ा अच्छा हुआ कि आप आ गई। अरे मधु और सुधा भी आए हैं। अरे मधु, देखो कौन आया है। मीनाक्षी ने उन्हें आदर के साथ बिठाया और खुद चाय आदि का प्रबंध करने के लिए रसोई में घुस गई। पूरे 4 दिन मधु की माँ वहां रही। इन दिनों पूरे घर पर उन्हीं का साम्राज्य छाया रहा। सास घर पर नहीं थी, इस कारण पूरा आदर सम्मान मीनाक्षी उन्हें देती रही। इसका परिणाम ये रहा कि वह हर घड़ी हर चीज के बारे में अपनी राय जताती रही। गिरीश वैसे ही शांत स्वभाव का था। मधु की माँ की बात को वह खामोशी से सुनता रहता। रघु का भी स्वभाव सीधा साधा ही था। इस कारण पूरे घर में मालिकाना अंदाज में मधु की माँ घूमती रही। एक दिन मीनाक्षी ने सुना वह मधु से कह रही है, मेरी माँ रघु से कहकर तबादला कहीं और करवा ले। मुझे तो तुम्हारे जेठ व जेठानी का स्तर अच्छा नहीं लगता। देख, रघु का वेतन ज्यादा है, पर एक साथ रहने से उनका सारा वेतन इसी घर में खर्च हो जाता है। कैसी बातें करती हो माँ? एक तो इनकी नौकरी ऐसी है कि कभी भी तबादला हो सकता है। जितने दिन हमें साथ रहना है, हम कलह करके क्यों रहें? फिर नौकरी से अवकाश के बाद हमें साथ ही रहना है। क्या हमारी इन हरकतों से भैया व भाभी को तकलीफ नहीं होगी? तुम मकान यहाँ बनवाओगी क्या? मैंने तो तेरे बाबूजी से जमीन की बात भी कर ली है। नहीं माँ, मकान तो यहीं रहेगा। हाँ, दोनों भाई मिलकर इसकी मरम्मत करवा लेंगे। सब एक ही परिवार के तो हैं। मधु की माँ भाई बहन की विदाई मीनाक्षी ने अपनी समझ व हैसियत की तरह से अच्छी तरह से की। सुधा को उसने फिल्म दिखाई, मधु को एक बैगी शर्ट दी। दोनों का स्वभाव उसे अच्छा लगा। सुधा से उसके पलंग का नाइट लैंप टूट गया, पर मीनाक्षी ने बजाय डांटने के उसे तसल्ली ही दी
और मधु को भी सुधा को डांटने से रोक दिया। तब मधु की माँ बोली, क्या हो गया, शीशा ही तो टूटा है। सुधा को क्या पता कि यहाँ की हर चीज अनमोल है, दूसरी आने में सालों लग जाते हैं। माँ, मधु की क्रोध भरी आवाज। मीनाक्षी ने झट से उसका हाथ थाम लिया और बोला, नहीं मधु। मीनाक्षी की सास जब लौटकर आई तो उन्हें पता चला कि मधु की माँ आई थी। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। अरे कुछ खातिर भी की या यूं ही टरका दिया? अरे मधु बेटी, माँ का ध्यान ठीक से रखा ना। तभी बाबूजी ने गुस्से से पत्नी से कहा, तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो मानो रघु की सास नहीं तुम्हारी बेटी की सास आई हो। ये देखो, हीरे की अंगूठी पति को दिखाते हुए वह बोली, दी है किसी ने मुझे ऐसी अंगूठी? रघु की ससुराल की बदौलत हीरा तो पहन लिया। कैसे प्यार से समदन ने भेजी थी उन्होंने। तुम तो बाबूजी इतना कहकर चुप हो गए। वे समझ गए थे कि सिर पर झूठे वैभव का भूत सवार है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मधु का पांव भारी हुआ। अम्मा जी की खुशी की सीमा ना रही। काफी दिनों बाद घर के किसी बच्चे की किलकारी गूंजने वाली थी। मीनाक्षी ने इतने दिनों में ये महसूस किया कि मधु काफी सुलझे विचारों की लड़की है। अपने मायके की अमीरी का जरा भी दम्भ उसमें नहीं है। एक दिन उसने देखा कि उसका बेटा पंकज अपनी पुस्तक लिए मधु के पास बैठा है। क्या पढ़ रहा है बेटा? चाची जी से गणित। तुम्हें पता है माँ, चाची जी गणित बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मीनाक्षी ने हंसकर हाँ में सिर हिला दिया। मधु ने उसे देखकर उठते हुए कहा, आइए ना दीदी। ठीक है मधु, कोई बात नहीं, तुम इसे पढ़ाओ, मैं रसोई देखती हूँ। अच्छा दीदी, कहकर मधु फिर से पंकज को पढ़ाने लग गई। मौसम बदलते हैं, ऋतुओं के साथ फूलों के रंग भी बदलते हैं। एक नहीं बदलता है तो इंसान का मन। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि किसी घटना से मानव का हृदय परिवर्तन कर दिया हो। मीनाक्षी ने 10 वर्ष जिस परिवेश में बिताए थे अमीरी का, उसमें कोई स्थान ना था। उसने सास के व्यंग्य बाणों को झेला तो था, तो ससुर का स्नेह भी पाया था। पति का प्यार मिला, देवर से इज्जत और बच्चों से वात्सल्य। इस भरे पूरे परिवार में व्यवधान पड़ा मधु के आगमन से। इसको भी वह सुगमता से व्यवस्थित कर लेती यदि अम्मा हर बात में ये एहसास न जताती कि मधु बड़े घर की बेटी है। दिवाली आई और बीत गई। होली का त्योहार पास आता गया। इसके साथ ही मधु का प्रसव दिन भी नजदीक आ गया। एक दिन शाम को घर के सदस्य बैठे चाय पी रहे थे। तभी रघु आया और मधु उसे कपड़े देने के लिए उठने लगी। सहसा बाबूजी ने कहा, पहले चाय पी लो, कपड़े बाद में बदलना। मीनाक्षी ने रघु के लिए भी चाय बना दी। अम्मा जी ने गिरीश की तरफ देखते हुए कहा, सोचती हूँ मधु को मायके भिजवा दूं, प्रसव का दिन पास आता जा रहा है। तभी मधु ने पूछा, मायके क्यों माँ जी? रस्म के मुताबिक पहला जापा मायके में ही होता है। तभी मधु उठ कर अंदर चली गई। शाम को मीनाक्षी सब्जी बना रही थी। तब मधु ने आकर कहा, दीदी मैं मायके नहीं जाऊंगी। क्यों मधु? पहले प्रसव में मैं भी तो मायके गई थी। ये तो इस घर की पुरानी रीत है। दीदी मायके जाकर कौन लड़की खुश नहीं होती, पर मैं नहीं चाहती फिर वही तमाशा हो जो मेरे होली के अवसर पर जाने पर हुआ था। दीदी मैं इस घर की मेहमान नहीं हूँ, एक सदस्य हूँ। मुझे इस घर की आर्थिक स्थिति का अनुमान है। मेरा प्रसव मेरे मायके में होगा तो अम्मा जी उपहार भेजने से न चुकेंगी। कहाँ से आएगा पैसा? घर की आर्थिक स्थिति जो सुधरी है वह फिर से चरमरा जाएगी। दीदी तुम माँ जी को समझा दो, मैं मायके नहीं जाऊंगी। मधु बावली मत बनो, कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। उल्टा सीधा होना होगा तो वहां भी हो सकता है। फिर जिस डॉक्टर को मैं यहाँ दिखा रही हूँ वह मेरे केस से पूरी तरह परिचित है। यहाँ नई डॉक्टर देखेगी। दीदी मैं नहीं जाऊंगी। मधु के मायके ना जाने से रघु ने भी पूरा सहयोग दिया। माँ से उसने स्पष्ट कह दिया कि मधु मायके नहीं जाएगी। होली से एक दिन पूर्व मधु ने बेटे को जन्म दिया। प्रसव नर्सिंग होम में हुआ। होली के दिन लोग आते रहे। मधु व बच्चों की कुशलता पूछते रहे। चंचल लड़कों ने तो इनकार करने के बावजूद मधु के गाल पर हल्का सा गुलाल लगा ही दिए। चारों तरफ होली का शोर था। मीनाक्षी खुद बचने की कोशिश के बावजूद रंग से भीग गई थी। फिर भी वह दौड़ दौड़ कर मधु के सब काम करती रही। दीदी। मधु के स्वर पर मीनाक्षी ने चौंक कर देखा। वह कूहनियों के सहारे बिस्तर पर बैठी थी। क्या है मधु, कोई तकलीफ है क्या? हाँ, डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं दीदी, तकलीफ इस बात की है कि मैं होली का आनंद नहीं उठा पा रही हूँ। पिछली होली मायके में पड़ी, इस बार अस्पताल में। सोचा था इस बार यहाँ की रंगीनी देखूंगी। कितना अच्छा लग रहा है आपका ये रंगों वाला रूप। घबराओ मत, देवर जी खड़े हैं बाहर, जरा खा पी कर तंदुरुस्त हो जाओ।
फिर जी भरकर रंग खेल लेना। मधु शर्मा गई और मीनाक्षी मुद्दत के बाद खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके मन पर शाही धुंध छट गई थी। बाहर शोर मचा था, बुरा ना मानो होली है। तो दोस्तों, आपको ये आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।